प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कोड संख्या EL 203 के अंतर्गत कंट्रोलिंग टॉर्क एंड डैम्पिंग टॉर्क पे बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स वोल्टमीटर एमीटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोल टॉर्क में जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं, उसके लिए दो मेथड बताए गए। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, जिसमें स्प्रिंग का यूज करता है। स्प्रिंग में से धारा प्रवाहित होती है, जिससे नीडल या पॉइंटर में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। उस डिफ्लेक्शन प्रोडक्शन के साथ कोयल है, कोयल में ट्विस्ट उत्पन्न होता है और वो ट्विस्ट अपोज करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का, जिससे वापस कंट्रोल स्प्रिंग उसे बैलेंस बना के रखता है, जिससे पॉइंटर अपने डिजायर्ड पॉइंट पर बना रहता है और जो रीडिंग हम चाहते हैं उस रीडिंग को माप सकते हैं। साथ ही बैलेंसमेंट जो पीछे दिखा रखा नीडल के, ये जो अदर पार्ट्स हैं नीडल के पॉइंटर के, उनको बैलेंस करता है। ये सारा सेटअप एक पिवोट पे अटैच्ड होता है और उस टॉप पर एक पॉइंटर के रूप में नीडल लगी होती है और नीचे उसके कंट्रोल स्प्रिंग लगा होता है, जैसा कि चित्र में दे रखा है। इसमें जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो जो रोटेशन होता है एंगल डिफ्लेक्शन का, वो उसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो नीडल के खिसकने से उत्पन्न होता है, यानी उसको नीडल को खिसकाता है, डिफ्लेक्ट करता है, उसके अपोजिट में कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न होता है जो उसको बैलेंस करता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को। तो ये दोनों बराबर होते हैं एक दूसरे के। उस जहाँ पर ये दोनों बराबर होते हैं उस पोजीशन पर नीडल रेस्ट पोजीशन होती है स्केल पर, और इच्छित जो वैल्यू है उसको हम माप सकते हैं स्केल से। तो कंट्रोलिंग टॉर्क और डिफ्लेक्ट टॉर्क वहाँ पर बराबर बने रहते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क है वो पॉइंटर के डिफ्लेक्शन एंगल के समानुपाती होता है। साथ ही इसमें देखते हैं जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है यूनिफॉर्म होता है, इसलिए स्प्रिंग कंट्रोल एक यूनिफॉर्म स्केल प्रोवाइड करता है, जबकि ग्रेविटी मेथड के अंदर स्केल यूनिफॉर्म नहीं होता। स्टार्टिंग में क्राउडेड फॉर्म में होता है, यानी जो अंशांकन है वो बहुत पास पास होता है, मिला मिला होता है, जिससे ऐसा लगता है कि शुरुआत में जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म में होता है। ग्रेविटी कंट्रोल मेथड, इसमें आप देख रहे हैं चित्र में नीडल के नीचे की तरफ एंड सिरे पर कंट्रोल वेट लगा हुआ है और ऊपर की तरफ एक बैलेंस वेट है। जहाँ पर जो कंट्रोल वेट है वो ही कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करता है। जब पॉइंटर जीरो पोजीशन से डिजायर्ड पॉइंट पर खिसकता है या जाता है मूवमेंट करके, मान लीजिए थीटा एंगल से रोटेट करता है, तो उसके साथ साथ कंट्रोल वेट भी थीटा एंगल से रोटेट करता है और वो एक कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करता है इसे नीडल पर, पॉइंटर पर, जिससे कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क और कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर जहाँ पर होंगे वहाँ पर ये पॉइंटर फिक्स हो जाएगा स्केल पर और डिजायर्ड वैल्यू को मापा जा सकता है। साथ ही जैसे ही डिफ्लेक्शन टॉर्क खत्म होगा, वो कब खत्म होगा, जब कोयल में करंट बह रहा है वो बंद हो जाए तो डिफ्लेक्शन टॉर्क खत्म होगा और कंट्रोलिंग टॉर्क वापस जो वेट के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स उत्पन्न हो रहा है उससे नीडल को वापस जीरो पॉइंट पे लेके आएगा। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इस वेट के वजन द्वारा नीडल को या पॉइंटर को वापस जीरो पोजीशन पे लेकर आता है।
और जब धारा या सिग्नल प्रवाहित होता है वोल्टेज या करंट के रूप में, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इस जो कोयल इस पे सेट है उस कोयल के द्वारा उत्पन्न होती है और ये नीडल खिसक के डिजायर्ड पॉइंट पर पहुंचती है और उसका मापन कर लिया जाता है। तो जहाँ पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क बराबर होते हैं। जब मैं शुरुआत में बताया था कंट्रोलिंग टॉर्क यहाँ पर स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में थीटा के प्रोपोर्शनेट होता है, जबकि यहाँ पर जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो साइन थीटा के बराबर होता है, यानी साइन वेव के फॉर्म में कंट्रोलिंग टॉर्क का प्रोडक्शन होता है इसमें या प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर भी जो कंट्रोल टीसी है वो साइन थीटा के बराबर होता है, जिससे ऑटोमेटिकली टीडी के बराबर ये उत्पन्न होता है। और जैसे मैं शुरुआत में बताया कि इसमें जो स्केल है वो नॉन यूनिफॉर्म में होती है स्टार्टिंग में, और क्राउडेड रीडिंग स्केल पर दर्शाई होती है। तो ये ग्रेविटी कंट्रोल मेथड के अंदर और स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में ये दोनों में फ़र्क है। इसके बाद बात करते हैं डैम्पिंग टॉर्क की। जब नीडल की जब करंट बहता है स्प्रिंग के मार्फत या इंस्ट्रूमेंट में, तो इंस्ट्रूमेंट की जो नीडल है वो डिजायर्ड पॉइंट पर पहुंचती है स्केल पर और वाइब्रेट करती है। सो वाइब्रेशन को हटाने के लिए एक डैम्पिंग टॉर्क अप्लाई किया जाता है, जिससे नीडल की स्थिर हो जाए और डिजायर्ड वैल्यू को हम माप सके। तो डैम्पिंग टॉर्क का रोल है इसमें वाइब्रेशन या जो स्पंदन नीडल में उत्पन्न होते हैं उनको हटाने का काम करता है ये। और इसमें 3 प्रकार से डैम्पिंग टॉर्क इसमें काम करता है, जैसे ओवर डैम्प, अंडर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प्ड। अंडर डैम्प्ड जब टॉर्क जनरेट होता है नीडल पर, तो वाइब्रेशन होते हैं नीडल के, और उस वाइब्रेशन को धीरे धीरे वो डैम्प आउट किया जाता है और फाइनल जो रीडिंग है, जो स्केल पर जो वैल्यू मापना चाहते हैं वहाँ तक वो पहुँचता है, और उसमें टाइम लगता है और नीडल स्थिर नहीं हो पाती। ये अवस्था जी कहलाती है अंडर डैम्प्ड पोजीशन। दूसरा है ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प्ड में जो नीडल है वो धीरे धीरे अंतिम पोजीशन पर पहुँचती है स्लोली, और जिससे जो वैल्यू है मापन वो की गति धीमी हो जाती है, और उसको फास्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्रिटिकल डैम्प जनरेट करेंगे, जिससे जो वैल्यू को मापन हम करना चाहते हैं नीडल फास्ट फाइनल पोजीशन पर पहुंचेगी और पॉइंट जो दर्शाया हुआ है स्केल पे उसको इंडिकेट करेगी। तो वो क्रिटिकल डैम्प द्वारा संभव हो पाता है। तो ये सारा जो अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड और क्रिटिकल डैम्प की जो प्रोसीजर है वो पॉइंटर या नीडल के ऊपर उत्पन्न की जाती है, और जिससे डिफ्लेक्शन एक स्थिर रूप में और फास्ट नीडल को डिजायर्ड पॉइंट पर ले जाके उसका मापन करता है। डैम्पिंग टॉर्क को उत्पन्न करने के लिए 3 मेथड बताए गए, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और ईडी करंट डैम्पिंग। जिसमें एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मूविंग आयरन वोल्टमीटर और एमीटर के अंदर प्रयोग की जाती है। हम उसके बारे में आगे जानेंगे। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वोल्टमीटर एंड एमीटर एज ए मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वोल्टमीटर एमीटर के बारे में, उसकी कार्य प्रणाली और संरचना के बारे में बात करेंगे मूविंग आयरन टाइप यंत्रों के रूप में, जिसमें सबसे पहले इसकी संरचना एवं आधारभूत जो कार्यकारी सिद्धांत है उसकी बात करेंगे। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में या एएमआई इंस्ट्रूमेंट्स में सामान्यतः अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट्स का मापन ही होता है, परंतु हम डीसी करंट का मापन या डीसी का भी कर सकते हैं मापन इसमें। इनमें मूवेबल सिस्टम में एक या अधिक स्पेशली शेप्ड आयरन के टुकड़े लगे होते हैं, जो कि इस प्रकार फिट किए होते हैं या पिवोटेड किया जाता है कि इन पर एक कॉइल प्रवाही धारा द्वारा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है। इसके सामान्यतः 2 टाइप हैं मूविंग आयरन टाइप इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, रिपल्जन
टाइप यानी डबल आयरन पीसेज जिसमें लगे हों, जैसा चित्र 1 में वर्णित किया गया है। सेकंड है अट्रैक्शन टाइप या सिंगल आयरन पीसेज टाइप, जो चित्र सेकंड के अंदर दर्शाया गया है। मूविंग आयरन यंत्रों के विभिन्न कंपोनेंट्स का संक्षिप्त विवरण जानने से पूर्व मैं आप उन दोनों चित्रों के बारे में बता देता हूँ। ये चित्र दिखा रखा है, ये जो चित्र है ये है रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, और ये वाला चित्र है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। इस चित्र में आप देख रहे हो यहाँ पर सिलेंड्रिकल एक कॉइल लगी हुई है, ऊपर पॉइंटर लगा हुआ है, साथ में एक हेयर स्प्रिंग लगा हुआ जो जिसमें ट्विस्ट उत्पन्न होता है और वो कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करती है। साथ ही इसमें डबल आयरन पीसेस लगे हुए हैं, एक फिक्स टाइप जैसे ये मूविंग टाइप और दूसरा फिक्स टाइप। यहाँ पर ये फिक्स्ड है और ये वाला मूविंग टाइप है जो नीडल से कनेक्टेड है शाफ्ट द्वारा। जो अट्रैक्शन टाइप है उसमें एयर डैम्पिंग चैम्बर का यूज किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, डैम्पिंग उत्पन्न करने के लिए, डैम्पिंग ट्रैप उत्पन्न करने के लिए एयर चैम्बर का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक पिस्टन का यूज हो रहा है। साथ ही इसमें सिंगल पीस आयरन जो कोयल से के चुंबकीय प्रभाव के अंदर, यहाँ पर कोयल यहाँ पर दिखा रखी है चित्र में, और साथ में ये सेंटर में निडल दिखा रखी है। तो यहाँ पर भी वेट कंट्रोल वेट का यूज हुआ है। ये कंट्रोल वेट नीचे दिखा रखा है, साथ में एक वेट यहाँ दिखा रखा है हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकली वेट है सामने। तो ये दोनों चित्र हैं रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए और अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। अब हम शुरुआत से इसके बारे में पढ़ते हैं। मूविंग आयरन यंत्रों के जो विभिन्न पार्ट्स हैं उसके बारे में जानते हैं। मूविंग एलिमेंट जो वैन और रोड के रूप में सॉफ्ट आयरन का एक छोटा टुकड़ा होता है। यहाँ वैन का मतलब फ्लक या वो जो पीस है आयरन का, सॉफ्ट आयरन का, उसको वैन कहा गया है। कोयल जिसमें धारा प्रवाहित कर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है, इससे आयरन पीसेस को मैग्नेटाइज किया जाता है। यानी जो कोयल में धारा बहेगी उससे चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा और वो आयरन पीसेस में चुंबकीय या मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेगा। रिपल्जन टाइप में ए फिक्स्ड वैन यानी एक फलक या रोड का प्रयोग किया जाता है तथा समान पोलरिटी से इसे चुंबकित किया जाता है, यानी मैग्नेटाइज किया जाता है। रिपल्जन टाइप में यानी रिपल्जन होता है दो पीसेस के बीच में, जिससे मूवमेंट होता है स्पिंडल और पॉइंटर में। कंट्रोल टॉर्क को स्प्रिंग और वेट ग्रेविटी द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि मैंने पूर्व में बताया था, स्प्रिंग और वेट दोनों कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करते हैं। डैम्पिंग टॉर्क जो वाइब्रेशन होते हैं पॉइंटर और स्पिंडल में या पॉइंटर में, उस पॉइंटर के वाइब्रेशन को डैम्प आउट करने के लिए, हटाने के लिए हवादार या प्न्यूमेटिक टाइप चैम्बर बना होता है जो डैम्पिंग डिवाइस में के रूप में काम करता है, तथा एक चलायमान फलक या वैन यंत्र के स्पिंडल से यानी शाफ्ट से जुड़ा होता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक ग्रेजुअल स्केल के ऊपर एक एल्यूमिनियम पॉइंटर पर मूवमेंट उत्पन्न करता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, यहाँ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या करता है, पॉइंटर को चलाता है स्केल के ऊपर और डिजायर्ड जो वैल्यू वहाँ तक, जो अंशांकित की वहाँ तक ले जाता है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये काम करता है। और कंट्रोल इसके अपोजिट काम करता है, जीरो पोजीशन में वापस लेके आता है। जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नगण्य हो, हटा दिया जाता है, यानी जब कोयल में कोई करंट नहीं बहेगा तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क शून्य होगा और कंट्रोल टॉर्क वापस इसको खींच के जीरो पॉइंट पे पॉइंटर को वापस लेके आएगा। अब इसकी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की कार्य प्रणाली के बारे में बात करते हैं, जो दोनों क्वांटिटी करंट और वोल्टेज का मापन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। जैसा कि चित्र में दे रखा है,
ये इसमें चित्र में सर्किट में एक बैटरी लगी है और साथ में एक रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्टमीटर लगा रखा है, साथ ही एमीटर सीरीज में लगा रखा है, साथ ही एक एलईडी के सिरों पे ये बैटरी से करंट फ्लो किया जा रहा है और कितना करंट इस एलईडी में बह रहा है या वोल्टेज इस पे आ रहा है उसका मापन किया जाता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स द्वारा। इन यंत्रों में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चुंबकीकृत सॉफ्ट आयरन के छोटे पीसेज इन यंत्रों में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क चुंबकीकृत सॉफ्ट आयरन के छोटे पीसेज पर फोर्स उत्पन्न करने के कारण उत्पन्न होता है, जबकि सॉफ्ट आयरन पीसेज में चुंबकीय प्रभाव एक कोइल में धारा प्रवाह कर उत्पन्न किया जाता है। रिपल्जन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में दो सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन वैन्स होते हैं, यानी फ्लक लगे होते हैं, यानी जो रोड्स लगे होते हैं जिन पर एक धारा प्रवाहित कोयल लगी होती है। इसमें एक आयरन वैन फिक्स्ड होती है तो दूसरी आयरन वैन चलायमान होती है, यानी रोटेशनल पोजीशन में होती है, जिस पर पॉइंटर शाफ्ट लगी होती है। यदि एमीटर यंत्र है तो इसमें कुछ टर्न्स की कोयल होगी, जबकि अगर वोल्टमीटर है तो टर्न्स की संख्या कोयल में ज़्यादा होगी। ये दोनों में फर्क है। जब कोयल में करंट बहता है तो दोनों आयरन वैन्स में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है जो एक समान पोलरिटी का होता है, जिससे रिपल्जन उत्पन्न होता है दोनों वैन्स के अंदर, दोनों फ्लक्स के अंदर, ये जो आयरन फ्लक्स है उनके अंदर, जिससे एक रिपल्जन के कारण वैन्स में प्रोपोर्शनल घूर्णन भी उत्पन्न होता है। तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोयल में प्रवाहित धारा के स्क्वायर के मान के, जिससे यंत्र की जो रीडिंग है ट्रू आरएमएस वैल्यू के रूप में प्राप्त होती है। रोटेशन को एक हेयर स्प्रिंग द्वारा रीस्टोरिंग टॉर्क के से विरोध के रूप में उत्पन्न किया जाता है, यानी रोटेशन जो है स्पिंडल में या पॉइंटर में, उसको एक जो स्प्रिंग लगा रखी, स्प्रिंग रूपी जो कोयल है उसके में उत्पन्न रीस्टोरिंग टॉर्क है उसके द्वारा इसका विरोध किया जाता है रोटेशन का। केवल फिक्स्ड कोयल द्वारा ही लोड करंट प्रवाहित होता है तथा इसे इस प्रकार निर्मित किया जाता है कि यह उच्च ट्रांसिएंट करंट के साथ रह सके, यानी फिक्स्ड कोयल है उसी में ही लोड करंट प्रवाहित होगा और साथ ही उस धारा के साथ ये रहने की इसमें क्षमता होगी। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में नॉन लीनियर स्केल होता है और तथा अंशांकन के लोअर रेंज में कुछ मात्रा में क्राउडेड रूप में होता है, यानी वहाँ पर रीडिंग्स गहरी पास पास लगी होती है अंशांक स्केल में। तो ये खास तौर से जो ग्रेविटी टाइप मेथड है कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए उसमें घटित होता है, और जहाँ पर स्प्रिंग टाइप मेथड है उसमें कंट्रोलिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है। वहाँ पर एक समान स्केल होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है, जबकि ग्रेविटी टाइप में नॉन यूनिफॉर्म टाइप स्केल बना होता है, जिसके कारण ही ये स्टार्टिंग में जो स्केल की रेंज है वो क्राउडेड फॉर्म में होती है। जैसे चित्र में दर्शा रखा रिपल्जन एमआई टाइप इंस्ट्रूमेंट और अट्रैक्शन टाइप एमआई या मूविंग इंस्ट्रूमेंट, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट दर्शा रखा है। दोनों चित्रों में आप देख रहे हो, एक में एयर चैम्बर लगा हुआ है अट्रैक्शन टाइप में डैम्पिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए, जबकि रिपल्जन टाइप में ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक स्प्रिंग लगी हुई मात्र। तो रिपल्जन टाइप में स्प्रिंग लगा रखा जिसका मतलब इसका स्केल यूनिफॉर्म होगा, जबकि अट्रैक्शन टाइप में वेट लगा रखा है, ग्रेविटी मेथड होगा, ग्रेविटी टाइप मेथड होगा इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए। साथ ही इसमें एयर चैम्बर लगा रखा है जो डैम्पिंग चैम्बर के रूप में काम करेगा। तो यहाँ पर जो यूनिफॉर्म स्केल में होकर नॉन यूनिफॉर्म स्केल होगा अट्रैक्शन टाइप में। यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट का मापन है वो वोल्टमीटर एवं एमीटर के लिए ही ये इंस्ट्रूमेंट्स, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं और दोनों एसी डीसी पर कार्य कर सकते हैं। एमीटर करंट मापन में यूज होता है,
हमेशा सीरीज में सर्किट में जोड़ते हैं तथा मापित करंट इसमें प्रवाहित किया जाता है। प्रवाहित धारा द्वारा कोयल इच्छित डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न करता है। इससे लो रेजिस्टेंस होना जरूरी है, चूंकि एमीटर सीरीज में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्टमीटर में सर्किट के दोनों बिंदुओं के मध्य वोल्टेज का मापन होता है और हमेशा पैरेलल में इनको जोड़ते हैं, यानी सर्किट में पैरेलल में जोड़ा जाता है। और प्रवाहित धारा जो कोयल में से होती है वो डिफ्लेक्शन टॉर्क उत्पन्न करता है। इसे उच्च रेजिस्टेंस के साथ यूज किया जाता है जो किलो में होता है, और कोयल के सीरीज में इसे जोड़ा जाता है। रेंजेज ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, वोल्टमीटर और एमीटर की जो रेंजेज है उनको शंट या सीरीज रेजिस्टेंस लगाकर बदला जा सकता है, यानी विभिन्न प्रकार के रेंजेस के वोल्टेज और वोल्टमीटर और एमीटर बनाए जा सकते हैं। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के लिए एम्पियर टर्न्स कांस्टेंट रहना चाहिए ताकि फुल स्केल डिफ्लेक्शन इसमें उत्पन्न करने तो। साथ ही एमीटर में मूविंग कॉइल के साथ शंट कॉइल लगा के रेंज को बदल सकते हैं। वोल्टमीटर की रेंज को बदलने के लिए कॉइल की सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाकर यह कार्य कर सकते हैं। अतः एक ही कॉइल के स्पेसिफिकेशन के साथ इसे कई रेंजेज में प्रयोग कर सकते हैं, वोल्टमीटर और एज ए एमीटर के रूप में। तो ये दो तरीके बताए गए, शंट लगाकर और सीरीज रेजिस्टेंस लगा। सीरीज रेजिस्टेंस वोल्टमीटर के अंदर इस्तेमाल होता है और एमीटर में शंट रेजिस्टेंस या कॉइल लगाकर रेंज को बदल सकते हैं। एडवांटेज यानी लाभ मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स के, ये एसी डीसी सर्किट में यूजेबल है। इनका जो यंत्र होता है वो मजबूत होता है और सिंपल कंस्ट्रक्शन होता है इसके निर्माण के लिए। इसके में स्टेशनरी पार्ट्स सिंपल होते हैं और मूविंग कॉइल यंत्र की तुलना में ये सस्ता भी होता है, यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट सस्ता पड़ता है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट महंगा पड़ता है। टॉर्क ऑब्लिक वेट का जो रेशो है वो उच्च होता है, अतः फ्रिक्शनल एरर कम होती है, पर एरर्स फिर भी होती है। तो एरर्स कौन कौन सी इनमें आती है? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में तापमान बदलाव के कारण एरर्स आती है। फ्रिक्शन एरर काफ़ी कम होती है क्योंकि टॉर्क वेट का जो रेशो वो हाई होता है। इसमें स्ट्रे फील्ड के कारण मैग्नेटिक फोर्स में कमी आती है। अगर मैग्नेटिक प्रभाव कम होता है तो वो उसको अफेक्ट करता है पॉइंटर के मूवमेंट को। तो मैग्नेटिक स्कैनिंग आवश्यकता होती है इस स्ट्रे फील्ड्स को कम करने के लिए। स्ट्रे फील्ड्स असल में क्या होते हैं कि चुंबकीय प्रभाव उसको रेडिएशन को फैला देता है, जो एक असल जो मैग्नेटिक प्रभाव पॉइंटर पर आना चाहिए वो नहीं आ पाता। तो इसको हटाना जरूरी होता है स्ट्रे फील्ड्स के प्रभाव को। फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के कारण जो कोयल की रिएक्टेंस है वो बदलती है, परिवर्तित होती है और एडी करंट का मान भी चेंजेज होता है, तो इससे एरर उत्पन्न होती है। आयरन पीस की जो नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स के गुण के कारण डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट नहीं होता है करंट के स्क्वायर के, जो कि कोयल में प्रवाहित होता है, जो कि एक एरर्स के रूप में हम उसको मानते हैं। तो एरर्स जो आती है पॉइंटर द्वारा मापन करने में, वो उनके कारण इसमें बताए गए हैं और इस प्रकार की एरर्स इसमें उत्पन्न होती है, तो इनको हटाना जरूरी होता है ताकि पॉइंटर एग्जैक्टली और सही मान का मापन कर सके। तो आज के लिए हमारा इतना ही है लेक्चर। थैंक यू।